हेलो दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो कक्षा 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से हस्तलिखित नोट्स के द्वारा बनाया गया है। मैंने ये खुद ने हस्तलिखित नोट्स से बनाया है। अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो परीक्षाओं में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो पाठ को शुरू करते हैं। जो पाठ का नाम देख लेते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण? अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अब देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। देखो, रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों में उत्पादकों के प्रतीकों में रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण तो वो होते हैं जिनको क्या करते हैं, सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समीकरण जानते हो, जैसे मैथ्स में भी होता है, उसमें इसी प्रकार है। क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों में उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसके आगे उदाहरण देखते हैं। Zn प्लस H2SO4, Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएंगे? ZnSO4 प्लस H2 ये बनाएंगे। फिर अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं अभिकारक। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, Zn प्लस H2SO4 ये क्या है? ये है अभिकारक। जबकि ZnSO4 प्लस H2 ये क्या है? देखो ये है ना ZnH2SO4, ये क्या है? ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। यह है उत्पाद, इसको याद रखना। फिर आगे देखते हैं, उत्पाद है ये, और ये क्या है? ये है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक अभिकारक है, इनको आप क्या बोलोगे? अभिकारक बोलोगे। अब आगे देखते हैं। देखो आगे है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। जैसे ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना, देखो ये हो रहे हैं ना, ZnSO4 प्लस H2 ये क्या है? ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद है। अब आगे देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होगी, जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, Zn प्लस H2SO4, कहने का मतलब वही आप अभिकारक में उदाहरण लिख सकते हो, वही उत्पाद में उदाहरण लिख सकते हो। जो अभिकारक से जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? उत्पाद होता है। अब आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब समीकरणों को भी संतुलित करना होता है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक के उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या, कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या तो समान होती है, अभिकारक के उत्पाद दोनों पक्षों में समान होना चाहिए। कहने का मतलब 3Fe प्लस 4H2O है, तो ये भी मतलब समान होना चाहिए। इधर भी अभिकारक में भी समान होना चाहिए और उत्पाद में भी समान होना चाहिए। दोनों में समान होंगे तब तो क्या होगा, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है जो संतुलित होगी, उस समय जो रासायनिक समीकरण वो संतुलित हो जाएगी। अब बात करते हैं 2H2O, तो इसमें भी 2H2 है और O2 इसमें भी O2 है। तो ये क्या है? ये एक मतलब एक संतुलित है। अब आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया देखो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। पहली कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया, जिसको संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है सीधा सा जोड़ना, जिसमें क्या जुड़ता है। संयुग्मन मतलब इसका भी मतलब जुड़ना होता है। योगात्मक मतलब योग, किसी का जुड़ना, वो योगात्मक हो गया। देखो संयुग्मन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया ये तीनों एक ही हैं। फिर 2 नंबर पर आती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया मतलब टूटना, मतलब जो अभिक्रिया उसका टूटना, वो होती है वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं।
आगे है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दोनों अभिक्रिया, इसमें दोनों के बीच में कई बार अंतर भी पूछा जाता है। विस्थापन और द्विविस्थापन ये भी शानदार अभिक्रिया है, इसमें भी दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है। उपचयन अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया, फिर आगे रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। कहने का मतलब दोनों का मतलब अब उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया साथ काम करेंगे तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखो संयोजन, अब सबको एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, कहने का मतलब है जैसे उदाहरण के देख लो, ये 2C+O2 ये दो अभिकारक है। ये दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो जैसे इसमें बता देता हूँ, जैसे C+O2 ये क्या हो गए, ये हो गए, ये क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे CO2। क्या बनाएंगे, CO2। अब तो ये CO2 बनाएंगे, तो ये देखो मतलब दो या दो से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, उदाहरण देखें तो कोयले का दहन। आगे देखें जल का निर्माण, जल का देख लो 2H2, मतलब जैसे 2H2 हो गया प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O, मतलब जल का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन जल बनाएंगे। फिर गंधक का दहन S+O2 SO2। कहने का मतलब है कि अभिकारक, जैसे दो अभिकारक है वो मिलकर के मतलब एक के लिए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या होती है, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, जैसे CaO+H2O ये CaOH2 इसका निर्माण करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अब इसी प्रकार इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आगे बात करते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब देखो वियोजन का मतलब क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, उसमें क्या था, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे, जबकि इसमें क्या सिस्टम है कि दो उत्पाद मिलकर के एक अभिकारक का निर्माण करेंगे, अभिकर्मक का निर्माण करेंगे, तो वही क्या होती है, वो होती है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो संगमरमर का सूत्र है CaCO3 CaCO3। अब देखिए इसमें 2ApSO4 ये दो उत्पाद है, जैसे ये तीन उत्पाद है, ये तीनों उत्पाद मिलकर किसका निर्माण किया, फेरस सल्फेट का निर्माण किया। अब आगे देखो Ca+CO2 ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का, कहने का मतलब दो उत्पाद मिलकर के एक अभिकारक का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे AgBr है, ये क्या है, ये AgBr है, ये किसका है, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका सूत्र, सिल्वर ब्रोमाइड। ये 2Ag+Br2 ये मिलकर 2Ag+Br का निर्माण करते हैं, कहने मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न भी आता है कई बार कि जो अपघटन अभिक्रिया है, जो वियोजन अभिक्रिया है, उसका किस में उपयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, ABCD में भी आता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाता है वियोजन, संयोजन, विस्थापित, द्विविस्थापित। आपको सही बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अपघटन या वियोजन होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी दोनों में बीच में अंतर भी पूछा जाता है कई बार कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बीच में अंतर स्पष्ट करो। अब देखो इसमें क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4+O2 है, तो ये देखो इसमें क्या, देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। देखो ये ऊर्जा है वो अलग निकल रही है, कहने का मतलब जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो श्वसन है ना, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम श्वास लेते हैं तो उन समय क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो वही इसी प्रकार का
मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, बिल्कुल भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे जो चावल, आलू तथा ब्रेड होती है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का टूटेगा तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या करेगा, ये ग्लूकोज प्राप्त होगा। अब ग्लूकोज क्या करेगा, जो हमारे शरीर में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है उनसे मिलकर के क्या करेगा, ये हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। और इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। जैसे उदाहरण भी ये लिख रखा है C6H12O6 प्लस C6O2, मतलब इसका ये ऊर्जा अलग से निकल रही है। आगे देखो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी प्रश्न आता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें क्या था, ऊर्जा उत्सर्जित होती थी, जबकि इसमें क्या है, ऊर्जा का अवशोषण होना। अब देख, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, ये दोनों 2Hi मिलकर ये बना N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, ये तीनों मिलकर क्या बना, 2NO बना। अब आगे आता है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अणु, मतलब क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया, देखो क्या लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो वो मतलब विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अणु, मतलब कोई यौगिक के अणु है, किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु, मतलब ये कोई एक परमाणु है अथवा समूह के स्थान पर अगर कोई दूसरा परमाणु अथवा दूसरा समूह आ जाता है। कहने का हम लोग, अगर कोई यौगिक है, यौगिक के जो अणु है, किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर अगर कोई परमाणु है, अगर उस परमाणु के ऊपर को अगर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है या कोई दूसरा समूह आ जाता है, तो वो क्या होती है, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं। आगे है उदाहरण के तौर पर देखें, Zn प्लस CuSO4 जिंक का है, CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब ये अलग स्थान, जैसे Zn इधर था, देखो बात करते हैं वापस। जैसे ये Zn इधर है, अभिकारक में इधर है, जबकि ये ZnSO4 के साथ में जुड़ेगा, साथ में जुड़ गया, प्लस इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। जो ये Cu है तो इसको क्या यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब जैसे ApSO4 के साथ में जुड़ेगा और Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ये अलग कर दिया। ये इस प्रकार से क्या है, ये मतलब ये उसको क्या कर देगा कि उसको उस स्थान से हटा देगा और उस स्थान पे वो खुद आकर के जुड़ जाएगा। बाकी द्विविस्थापन वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण देखें, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो अब इसमें देखते हैं, जैसे Na2SO4 है, इधर क्या BaSO4। अब Na2 के साथ में क्या जुड़ा, Na2 के साथ में जुड़ा था Cl2, जुड़ा, ये रहा Na2Cl, ये जुड़ गया। फिर इसमें Ba के साथ में क्या जुड़ा, Ba के साथ में जुड़ गया SO4, ये जुड़ गया। तो ये मिलकर क्या, इस दोनों के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, दोनों या तो इसको ये दे देगा, ये इसको ये दे देगा, तो मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखो, उपचयन और अपचयन। अब कई बार ये भी प्रश्न आता है कि उपचयन व अपचयन के बीच अंतर स्पष्ट करो, ये भी प्रश्न कई बार आता है। तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है इसमें। जैसे इसमें यह लिख रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है जबकि हाइड्रोजन त्याग देता है, या हाइड्रोजन कम होता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो वो होती है उपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देगा 2Mg प्लस O2, 2MgO। अब देखो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही है इसमें, Mg प्लस O2 है, और लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है इसमें भी। नीचे वाले में देखते हैं Cu प्लस O2, CO है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही है जबकि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा,
ह्रास होगा। उसमें क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही जबकि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, जबकि इसमें क्या है ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। उसमें क्या है, उसमें तो था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जबकि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी जबकि ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। अब आगे देखो, जैसे Cu क्या है, Cu प्लस H2O, इसमें क्या कि जो हाइड्रोजन है उसकी तो वृद्धि हो रही है जबकि ऑक्सीजन उसका घट रही है। अब आगे आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया है। अगर आप इनको पढ़ते हो ना, अगर इनको सही तरीके से याद करते हो ना, ये 100% ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। ये कम से कम 4 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछेगा, अगर इनसे कम में पूछेगा तो उपचयन अपचयन की परिभाषा पूछेगा, तो वो भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इनसे अच्छा है कि जो चीज पढ़ाई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, कहने का मतलब है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया उसमें क्या होता है कि मतलब उपचयन और अपचयन दोनों क्या करते हैं कि साथ साथ काम करते हैं, दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे देखें तो Cu है प्लस H2 है, Cu देखो इसमें देख लेते हैं, Cu ये मिलकर Cu इधर O है, O इधर इधर चला गया, H2 के साथ में O चला गया। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, ये तो अपचयन उपचयन दोनों मतलब साथ साथ कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया में काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, मतलब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आता संसारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु है आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संसारित, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली पर, तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। जैसे क्या होता है कि वो लोहा होता है, अब लोहे ना पकाएंगे थोड़ा दिन बाहर छोड़ दे, बाहर छोड़ दिन कहीं कि बीपर कहीं क्या करे, बीपर जंग लाग गया, अगर जंग लाग गया तो मतलब जंग जो को पास उतरिया करो नहीं, मतलब उस पर वो भूरी भूरी परत है वो मतलब चढ़ जाया करे, जब भी कारण कहीं मतलब संसारण का मतलब होता है नष्ट होना, किसी चीज का नष्ट होना। अब इसमें क्या लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु है, कहने का मतलब कोई धातु है, चाहे लोहे की वो, चाहे चांदी की हो, चाहे तांबे की हो। जैसे हमारे कानों के जो लोंग वगैरह इनकी बात कर ले, थोड़े दिनों बाद में ये काले पड़ जाते हैं या मतलब उन पर वो परत चढ़ जाती है, तो मतलब उससे क्या वो नष्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। अब देखो, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संसारण है। अब संसारण के नियम यही है। ऊपर देख लेते हैं, विकृगंधिता। तेल विवर्षक के उपचित हो जाने पर ये विकृगंधिता हो जाती है तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और इनमें प्रतिओक्षीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थ को निर्वाचित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे आलू की जो चिप्स होती है उसमें थैली में कौन सी गैस बदल जाती है, नाइट्रोजन। कहने का मतलब है कि जैसे ये CFC होती है, किसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये फ्रिज होता है, इसमें CFC गैस होती है। इससे क्या, जैसे ये चिप्स की वगैरह थैली आती है इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक क्या खराब नहीं होती इनके द्वारा। इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि ये मतलब जो गैस है इसको ये इसमें बचा करके रखते हैं, इसमें डाल कर रखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ाना मिलेगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, अगर आप इनको सही तरीके से सही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा परीक्षाओं में। 100 में 100% इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।